आज का जो टॉपिक है वो है एटम। तो जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री में का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो होता है एटम। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो केमिस्ट्री स्टार्ट ही किससे होती है? एटम से। और जो एटम वर्ड दिया था जॉन डेल्टन ने, एटम वर्ड की मीनिंग होती है डू नॉट कट, और ये दिया था जॉन डेल्टन ने इन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इन्होंने बोला था कि ये सबसे छोटा पार्ट है किसी भी मैटर का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का एटम, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन बाद में ये डिवाइड हुआ न्यूक्लियस और एनर्जी लेवल में। मतलब अगर हम एटम का बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं तो सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जो कंटेन करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, और जिस फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं वो पाथ कहलाता है एनर्जी लेवल। इसी को ही बोलते हैं शेल और इसी को ही बोलते हैं ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस रखता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और किसी भी एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर पे होता है। मतलब जो टोटल मास है जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट हो रहा है, वो फिक्स्ड पाथ कहलाता है ऑर्बिट या शेल। और इनको बेसिक हम लेते हैं 4 KLMN। बेसिक 4 होता है बट अभी 5 और 6 भी लेते हैं, KLMN O और P भी लिया जाता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये होता है चार्जलेस। प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रखता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन रखता है पॉजिटिव, और ये होता है न्यूट्रल। व्हाई इट इज न्यूट्रल? ये न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें 50% पॉजिटिव चार्ज होता है और 50% इसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो हमको पता है कि अगर प्लस और माइनस इक्वल होते हैं तो नेट रिजल्ट क्या होता है? 0। जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूरी बेस्ड है इस न्यूट्रॉन पे, और नॉर्मल हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो है इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो न्यूट्रॉन की जब स्टडी करते हैं वो कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और नॉर्मल केमिस्ट्री जो है केमिकल केमिस्ट्री वो किस पे बेस्ड है? इस इलेक्ट्रॉन पे, कि ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इनमें कैसा है। अब इसमें जब हम एटम की स्टडी करते हैं तो एटम को मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, तो इसके नीचे पे लिखते हैं हम जेड। जेड इज अ एटॉमिक नंबर, और ऊपर पे लिखा जाता है ए, इट इज नोन एज एटॉमिक मास, या इसी को ही लिखा जाता है मास नंबर भी बोलते हैं। ये दोनों का सिंबल है। Z अगर कहीं भी लिखा है तो वो एटॉमिक नंबर है, और अगर A लिखा है तो एटॉमिक मास है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर 17 बोला है तो क्लोरीन है, लेकिन अगर क्लोरीन को हम आयंस के फॉर्म में लेंगे तो आयंस में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी कॉलोनी में क्वार्टर नंबर है, तो क्वार्टर नंबर से हम बता देते हैं कि वहां पे कौन सी फैमिली रहती है, लेकिन उनके कितने मेंबर है वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ज्यादा हो सकता है किस फॉर्म में? जब वो आयंस के फॉर्म में हो। अगर पॉजिटिव आयन है तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब होता है लॉस,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिव है तो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैथ से अपोजिट होता है, प्लस मतलब लॉस और माइनस मतलब गेन। तो यहाँ पे अगर एटम के फॉर्म में है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर आयंस के फॉर्म में है तो अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कम होगा और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअल में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि फिक्स होता है, और जो मास नंबर है वो होता है n+p, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो ये मास है, ये है मास नंबर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो मास नंबर है उसको हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास 12 है, ऑक्सीजन 8 है, 16 है। अगर हम क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं तो 20 है और मास 40 है। तो डिफाइन हम एटॉमिक मास को क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर का जो डबल होता है वो एटॉमिक मास होता है। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट में ही ये डेफिनेशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर 1 लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन का मास हम क्या लेते हैं, 1H1, मतलब मास डबल से कम भी हो सकता है। या फिर अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का 17 है तो 34 होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना होता है, 35.5। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो कोई भी चीज फिक्स नहीं है, सब में एक्सेप्शंस है। तो वहां पे ऐसे है कि कंसेप्ट कुछ में ही आपका चेंज होगा जो कि एक्सेप्शंस है, बाकी में फॉलो होता है। जैसे इसमें वो डेफिनेशन फॉलो होती है जिसमें ये बोलता है कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। लेकिन ये दो में आपको दिख रहा है कि एक में कम हो रहा है और एक में डबल से ज्यादा हो रहा है। तो इन दोनों का जो रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफर होता है। एटॉमिक नंबर आर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटीनियम। 3 आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं। फर्स्ट इज नोन एज प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटीनियम। तो जो प्रोटीनियम है वो नेचर में 95% है प्रोटीनियम, 3% मिलता है ड्यूटीरियम और 2% मिलता है ट्रिटीनियम। तो ये मान के चलते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 1H1। कई बार आपको हैवी वाटर, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें हैवी वाटर यूज होता है। तो नॉर्मल अगर हम वाटर का मास लेते हैं तो कितना लेते हैं, H2O है तो 2 + 16 18 AMU। AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, तो 18 यूनिट आता है। लेकिन अगर इसकी जगह हैवी वाटर यूज करते हैं, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हैवी वाटर यूज होता है एज अ मॉडरेटर, तो उसको H ना लिख के क्या लिखते हैं हम, D2O। क्यों? क्योंकि D मतलब होता है ड्यूटीरियम, और इसका मास हम कितना लेंगे, 4 + 16, टोटल आता है 20U। तो जब अगर हैवी देगा तो आपको क्या लिखना है, ड्यूटीरियम। अब यहाँ पे भी इसमें जो क्लोरीन है इसके 2 आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं, एक होता है 34 और एक होता है 37।
इनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कितना आता है 35.5। तो जो आइसोटोप्स है ये एक तरीके का आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये आपको लर्न करना है कि कौन कौन सा मिलता है, और इसके बेस पे क्या निकाला गया है इनका एटॉमिक मास। अगर आपको याद नहीं है और कोई कैलकुलेशन आ रहा है, तब हम एटॉमिक मास को नॉर्मली क्या लेते हैं, डबल लेके ही कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि उसका एग्जैक्ट मास क्या है। लेकिन क्या होता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर 30 तक आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, और मास जो है वो 20 तक। बाकी 20 के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो मास आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे हम जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वहां पे आपको दिया रहेगा। अब इसमें अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम और आयंस। जैसे ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, इसमें आपको मास दिया है मान लो 89। अब इस मास के बाद आपको पूछ रहा है कि इसमें आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इसका मतलब ये क्या है, एटम। अगर इसमें चार्ज आ जाता, जैसे ये नाइट्रोजन है 7 है और यहाँ पे दे दिया 3 माइनस, तो अब ये किस फॉर्म में आ गया है, आयंस के फॉर्म में ये। अब ये ब्रोमीन जो है इसमें हमको क्या चीज कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी मैंने बताया कि जो प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि कॉलोनी में जो क्वार्टर नंबर है वो चेंज नहीं होगा, लोग चेंज हो जाएंगे, तो ये फिक्स है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 35। अब ये तो हमारे पास एटम है, एटम में भी मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन 35 है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 35। अब इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये है ए एटॉमिक मास और ये है जेड एटॉमिक नंबर। तो हम इस पे कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड करेंगे तो कितना आएगा 89 माइनस 35 करो, जो रिमेनिंग आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना आएगा, इतना ही है ना, 54 जो है वो नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। अब इस आयंस में आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये निगेटिव आयन है, दैट इज नोन एज एन आयन, और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे Na है ये 11 है और ये दे दिया है प्लस। तो अब देखो यहाँ पे भी आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेम है कि फिक्स जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमने कितना ले लिया 7। अब यहाँ पे बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपको दिया है, तो केमिस्ट्री में निगेटिव मतलब होता है गेन। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 + 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10। अब यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। अब देखो आपको यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको एटॉमिक मास दिया था 89, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम इसको जस्ट डबल लेंगे। कितना लेंगे 14। जब दिया नहीं रहे तो हम क्या लेते हैं उसको डबल। 14 माइनस 7 तो कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कितना आएगा 7। उसके बाद अब ये है कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सेम भी इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी मैंने बताया प्रोटॉन फिक्स होता है, प्रोटॉन है 11। अब इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम, इसमें 11 माइनस 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। और न्यूट्रॉन फिर हमको अब यहाँ पे दिया नहीं है, तो नॉर्मली जैसे मैंने अभी तुमको बताया था कि 20 तक का आपको मास पता होना चाहिए, तो वैसे तो सोडियम का इसके हिसाब से 22 होना चाहिए, बट इसमें भी आइसोटोप्स होते हैं तो 23 होता है, इसका आपको याद रखना है। 20 तक का नॉर्मली याद रखना है, बाकी इसके बाद दिया रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12। अब यहाँ पे देखो ये
तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। फर्स्ट जो केस है उसमें ये एटम दिया है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है एनायन है, और तीसरे में पॉजिटिव चार्ज है जो कि कैटायन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे तो हर बार आपको पहले किसको निकालना है, प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन फिक्स होता है एंड प्रोटॉन इज अ एटॉमिक नंबर जो कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद आप निकालो इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला है A माइनस जेड, जहाँ पे A दिया है तो आप डायरेक्ट उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा के आप सॉल्व कर लो, और अगर निगेटिव या पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर नेगेटिव है तो ऐड करोगे और पॉजिटिव है तो लॉस करोगे। अब इसके बेस पे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो जब कॉम्पिटिटिव देते हैं तो इसमें पूछता है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो वर्ड अगर केमिस्ट्री में कहीं भी आएगा दैट इज मीनिंग इज सेम, मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है और सोडियम है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है 10 और 10। ऐसे ही आपको देगा आइसो न्यूट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। आइसोटोप्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार, एटॉमिक मास सेम। इनसे एक एक क्वेश्चन कंपलसरी है। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एंड आइसो न्यूट्रॉनिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ये पूरा कैलकुलेशन था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने का, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार को कैलकुलेट करने का या उसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं। अब इसमें ही जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके डिस्कवरर का नाम भी आता है और चार्ज भी आता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो जैसे डाल्टन ने तो बोल दिया कि डिवाइड नहीं होता, लेकिन वो डिवाइड हुआ, और इसको पता लगाया फर्स्ट टाइम जे थॉमसन ने। इसको डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्मिथ ने, गोल्डस्टीन ने। और चैडविक, इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की। ये तीन साइंटिस्ट हैं। ये हिस्टोरिकल पार्ट है बट कॉम्पिटिटिव में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ज क्या होता है। तो अभी आपने चार्ज पढ़ा, नेगेटिव होता है और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव में होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है। तो मोस्टली आपका इलेक्ट्रॉन का ही पूछता है चार्ज एंड मास। मास 9.1 इंटू 10⁻31 जूल होता है केजी। ये आपके तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
डिस्कवर किया था। अब आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें से कुछ एक्सेप्टेड है और कुछ रिजेक्टेड है। तो जो फर्स्ट थ्योरी थी वो था जे थॉमसन का पुडिंग मॉडल। जो किसके लिए था? एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया था पुडिंग मॉडल, और इसी को ही बोलते हैं वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट। ये दिया था जे थॉमसन ने। ये एक तरीके का सिर्फ हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस मतलब होता है जिसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता, एक कल्पना होती है, सोचा हुआ रहता। इन्होंने बोला कि जैसे पुडिंग है, पुडिंग मतलब केक केक का एक बेस होता है और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो बेस है वो प्रोटॉन है और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, लाइक अ पुडिंग, कि उसमें एक बेस होता है जो बेस प्रोटॉन है और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैसे इन्होंने बोला कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझे तो वाटरमेलन अगर हम लेते हैं तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है और उसमें जो ब्लैक सीड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी, प्रैक्टिकली वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये जो जे थॉमसन का पुडिंग मॉडल है ये क्या हो गया? रिजेक्ट। फिर सेकेंड मॉडल आया रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल। अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल, इसको दिया था रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, उस गोल्ड की फॉइल पे उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। ये गोल्ड फॉइल है, इस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए। ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है उसको मानते हैं कि वो एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, और जो अल्फा पार्टिकल है वो कंटेन करता है अल्फा कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने पहला तो एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं ये स्ट्रक्चर है, इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम जो थे वो रिबाउंड हुए। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब ज्यादातर पार्ट जो है एटम का वो खाली है, इसीलिए वो बिना टकराए सीधा निकल गए। कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जो कि न्यूक्लियस की बाउंड्री से टकराए, वो डिफ्लेक्ट होके साइड हो गए, और बहुत कम जो थे वो रिबाउंड हुए। मतलब जो न्यूक्लियस से टकराए वो रिबाउंड होंगे, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा रे आल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो सेम चार्ज है तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन हुआ और रिपल्शन के कारण जो थे वो रिबाउंड हो गए। तो उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि एटम जो है उसका ज्यादातर भाग पूरा खाली है और सेंटर पे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो कि उसका मास है।
तो फर्स्ट उनको ऑब्जर्वेशन था जो सीधे निकल गए वो बिना टकराए, मतलब ज्यादातर पार्ट खाली है। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए जो कि न्यूक्लियस की बाउंड्री से टकराए, और बहुत कम रिबाउंड हुए जो कि न्यूक्लियस से टकराए। और रिबाउंड होने का रीजन था कि अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो सेम चार्ज होने के कारण रिपल्शन हुआ और वो वापस आ गए। तो ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल, जिससे पता चला फर्स्ट टाइम कि जो एटम में का न्यूक्लियस का जो साइज है और एटम का साइज पता चला। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻8। ये पता चला न्यूक्लियस का साइज। उसके बाद अब थर्ड, अब इसका जो था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो अनस्टेबल है। इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और आखिरी में आके न्यूक्लियस पे गिर जाता है। मतलब ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हुआ। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते होते अपनी एनर्जी को लॉस करते जाता है और आखिरी में आके किस में गिर जाता है, न्यूक्लियस पे। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर ये कैसे होगा, ये कैसे हटेगा, है तब्बू। ये लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। मीन्स अपनी एनर्जी को लॉस करता है और लॉस करते करते आखिरी में आके न्यूक्लियस पे मर्ज हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो एटम है वो क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आज बहुत घूम लिए हैं तो घूमते घूमते थक जाते हैं, फिर घर में आके सो जाते हैं। सेम इन्होंने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते होते जब रिवॉल्व होता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता जाता है। जैसे हम दिन भर घूम रहे हैं और घूम के आके घर में सो गए, मतलब पूरी एनर्जी जब लॉस हो जाती है तो हम किस में आके मर्ज हो गए, न्यूक्लियस में। मीन्स क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ कि जो एटम है वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता। तो इनका जो ड्रॉबैक था उसको करेक्ट किया नील बोर्स ने इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो थर्ड है, फर्स्ट मॉडल हमने क्या पढ़ा, पुडिंग मॉडल। सेकेंड मॉडल क्या कहलाता है, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल। एंड थर्ड इज नोन एज बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि अभी एक्सेप्टेड है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। जिन्होंने किसको ठीक किया,
रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन बोर्स ने बोला कि एटम जो है वो स्टेबल होता है। एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि वो एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करता है, और वो फिक्स्ड पाथ ही क्या कहलाता है? ऑर्बिट। तो जो फर्स्ट टाइम है, बोर्स ने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपने एक फिक्स्ड पाथ में घूमेगा, और वो फिक्स्ड पाथ कहलाता है ऑर्बिट। और जब फिक्स्ड पाथ में घूमता है तो ना तो एनर्जी को गेन करता है, ना ही एनर्जी को लॉस करता है। जैसे अगर आपके स्कूल का डिस्टेंस मान लो कितना है, 20 किलोमीटर्स है, लेकिन आप डेली वहां से आना जाना कर रहे हो, तो आपका पाथ फिक्स्ड है, तो आपको ना तो एनर्जी आप गेन करते हो, ना ही एनर्जी को लॉस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका पाथ फिक्स्ड है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपकी रूटीन में है। तो इन्होंने यही बोला, नील बोर्स ने, कि बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया था नील बोर्स ने। उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है एक फिक्स्ड पाथ में, तो ना तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, ना ही अपनी एनर्जी को गेन करता है। और इनका जो नंबर है वो बताया, नंबर ऑफ शेल उन्होंने दिया 1 2 3 4 फॉर KLMN। और इन्होंने बोला कि जब फिक्स्ड पाथ है तब तो एनर्जी को ना गेन कर रहा है, ना ही लॉस कर रहा है, लेकिन जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो लोअर एनर्जी स्टेट मतलब E1 हो गई, और ये E2 है मान लो, इसको बोलते हैं फाइनल या एक्साइटेड। जब लोअर से वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा। मतलब जो एनर्जी चेंज है वो क्या होगा? डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। जैसे अगर आपको पिकनिक जाना है, कहीं जाना है अपने स्कूल के बाद, तो आप क्या बोलोगे? हमको आज दूर जाना है, टिफिन दे दो। मतलब आपने एनर्जी को क्या किया? गेन किया। और जिस दिन छुट्टी रहती है वो पूरी एनर्जी को आप क्या करते हो? लॉस करते हो, जो कि आप दिन में एक रूटीन में आप यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को इमीट करता है। मतलब जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। और जब इलेक्ट्रॉन्स फिक्स पाथ में घूमता है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है मोमेंट, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये 3 कंसेप्ट दिया था या पॉस्टुलेट्स दिया था नील बोर्स ने। फर्स्ट उन्होंने किसको करेक्ट किया? जो रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। उसको उन्होंने फर्स्ट करेक्ट किया कि एटम जो है वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, और फिक्स्ड पाथ में घूमता है तब एनर्जी को ना तो गेन करता है, ना ही लॉस करता है, और वो फिक्स्ड पाथ कहलाता है ऑर्बिट या शेल। और शेल बेसिक हम 4 लेते हैं, KLMN। और इसमें जो नंबर्स है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, उसके लिए उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके लिए उन्होंने दिया था बोर्स इक्वेशन, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। बोर्स इक्वेशन कहलाता है 2n²। इट इज नोन एज बोर्स फॉर्मूला या बोर्स इक्वेशन, जिसमें हम निकालते हैं कि कौन से शेल में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे यहाँ पे n है, नंबर ऑफ शेल है 1 2 3 4 फॉर KLMN। अगर हमको k के लिए निकालना है तो हम कैसे करेंगे? 2 × 1 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। अगर हम L के लिए निकालेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, टोटल कितना आएगा? 8। फिर M 2 × 3 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आएगा? 18। फिर N 32। तो बेसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 2 8 18 एंड 32, जो किससे निकला है? बोर्स इक्वेशन 2n² से।
अब ये जो फिक्स्ड पाथ है वो क्या है, ऑर्बिट है, जिसमें अपन ने क्या निकाल दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को गेन करता है, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को लॉस करता है। और जब रिवॉल्व होता है तो उसका मोमेंटम जो है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये कहलाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब अगर हम कोई भी कंसेप्ट आता है तो उसका ड्रॉबैक भी फिक्स होता है, ठीक है, तभी साइंस है जो कि आगे जाता है, सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होता। अब इसका लिमिटेशंस है, इसके ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है बोर्स एटॉमिक मॉडल के, क्योंकि यही अभी एक्सेप्टेड है। लिमिटेशंस में है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डू नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मतलब यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें कोई भी एलिमेंट को रखे तो ये स्प्लिट हो जाता है, इसको ये समझा नहीं पाया। जीमैन इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सेम चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। ये दोनों को कौन नहीं समझा पाया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये आज का जो पूरा लेक्चर था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसकी थ्योरीज। कल हम जो है इसके आगे का पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।